हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। नागपुरी में 8 निबंध दिया गया है, तो सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज देखते हैं पहला निबंध प्रफुल्ल कुमार राय को। तो प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो हुआ था वो 8 फरवरी 1926 को हुआ था। गुमला जिला में हुआ था, पहाड़ बगरू में। और उनके पिता का जो नाम था पांडे राम किशोर राय, और उनकी माता जो थी सुचित्रा बाला देवी। इनका मृत्यु जो हुआ था 7 फरवरी 1991 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी गांव के ही स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और आगे देखते हैं, चलिए। इन्होंने 1945 ईस्वी में गांव के ही स्कूल से मैट्रिक पास किए। मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो गांव के स्कूल से ही मैट्रिक की पढ़ाई किए थे, और आगे की पढ़ाई के लिए वो रांची आ गए थे। 1950 ईस्वी में आईकॉम की डिग्री लिए रांची से, और वही 1956 ईस्वी में बीएल और एमए भी इन्होंने किया। और इनके आगे का कार्य देखते हैं, सेवा एवं अन्य काम देखते हैं, कौन कौन सी उपलब्धि हासिल किए थे प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल दा ने सन 19 फरवरी 1949 से 1985 तक एनसीडीसी सीसीएल में क्लर्क के रूप में काम किए, और वही 1 मार्च 1984 को उपक्रमिक प्रबंधक प्रशासन के पद पर भी काम किए थे। आगे देखते हैं, चलिए। प्रफुल्ल दा ने 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना की तथा उनके सचिव पद पर भी आसीन हुए थे। क्या किए थे? नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना प्रफुल्ल दा के द्वारा ही किया गया था, और वे प्रथम सचिव भी बने थे। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रफुल्ल दा अपनी मातृभूमि नागपुरी के उत्थान में आजीवन समर्पित रहे। यानी कि नागपुरी भाषा में प्रफुल्ल दा ने बहुत ही योगदान दिए कह सकते हैं। प्रफुल्ल दा ने 1980 ईस्वी में जोहार नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। जोहार नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रश्न दे सकता है, तो बताना होगा प्रफुल्ल दा ने। ये 1957 ईस्वी में आकाशवाणी रांची केंद्र की स्थापना के साथ ही जुड़े रहे। आगे चलिए देखते हैं। ये 12 फरवरी 1945 ईस्वी में गुमला की कलेक्ट्री में प्रिवेजन के रूप में सरकारी नौकरी के पद पर योगदान दिए तथा 18 फरवरी 1960 तक कार्य किए थे। और वही इसके साथ साथ ही और बहुत सारे कामों से जुड़े हुए थे, जैसे कि सीसीएल में सेवा दिए थे, और उसे सेवानिवृत्त होने के बाद रांची न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में भी काम किए थे। और इनके जो रचनाएं छपे हुए हैं दोस्तों, बहुत से रचनाएं छपे हुए हैं और बहुत से रचनाएं नहीं भी छपे हुए हैं, तो सभी को देखेंगे करके। पहले देख लेते हैं छपी हुई रचनाएं को। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के पास चैनल को शेयर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं आगे छपी हुई रचनाओं को। तो इनके सोनझर कहानी और गीतों का संग्रह 1970 ईस्वी में बांग्ला प्रेस में छपा था। तो प्रश्न आ सकता है, सोनझर कहानी एवं गीतों का संग्रह कब छपा था? तो 1970 में। और कहाँ पे छपा था? तो बांग्ला प्रेस में छपा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय में सन 1983 ईस्वी में रिंगचिंगिया छपा। यह भी इम्पोर्टेंट है। शंकर गोटेक जिंदगी प्रफुल्ल दा द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। कौन सा है पहला उपन्यास? कौन सा है प्रफुल्ल दा द्वारा लिखा गया? तो शंकर गोटेक जिंदगी। 2013 में 1934 से 89 तक छोटा नागपुर में परिवेश का वर्णन था। इन्होंने डहर नामक कविता से नागपुरी साहित्य में आधुनिक कविता को स्थापित किया। उनकी पहली कविता थी। पहला उपन्यास था तो शंकर गोटेक जिंदगी था, लेकिन पहली कविता कौन था? तो डहर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रिंगचिंगिया उनकी दूसरी प्रकाशित पुस्तक थी। उसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे कांटी हो गया, सिलेट हो गया, गरम कोट, टपसेन, चादर और सूरज, सुलेमान, नसीब, बेरासिरे, 3 बात इत्यादि कहानी आकाशवाणी में छपा था, प्रकाशित हुआ था 3 बात। वही आगे हो गया, देखिए बरखा और नागपुरी गीत, बरखा बूंद, नागपुरी भाषा का उद्गम, ये तीनों गीत, ये सभी बहुत सारी रचनाएं थी। ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी अनुवादित और
डुम्बारी पहाड़ इनकी नाटक थे। ये याद रखिएगा, याद तो सभी को रखना है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जैसे डुम्बारी पहाड़ किसकी नाटक था, ये दे सकता है तो प्रफुल्ल दत्त द्वारा लिखा गया नाटक था, वही है। सहजीना, बेतला यात्रा और नगरी सम्मेलन की यात्रा स्मरण, बहनी बुहानी, जनजाइत, तजबीज, गांधी, अंधार राती, विभोर, फागुन, विश्वनाथ शाही इनकी प्रसिद्ध कविताएं थी। कविताएं कौन कौन थी यहाँ पे देख लीजिए, बहनी बुहानी, जनजाइत, तजबीज, गांधी, अंधार राती, विभोर, फागुन, विश्वनाथ शाही, ये सब इनकी प्रसिद्ध कविताएं थी। याद रखिए, कोई भी एक दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन नहीं दे देगा, छांटने के लिए दे देगा, तो आप लोग को बतलाना होगा। इसमें एक दे देगा फागुन और 3 ऑप्शन। आगे देखिए, शकुंतला चकित, पालकोट, कसमकस, बिंजोग, नागपुर वंदना, छोट परिवार, 15 अगस्त इनकी रचना है। वही इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उन उपलब्धि के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता का मामरिक वर्णन देखने को मिलता है, साथ ही सरल शब्दों में प्रयोग से जनमानस को समझने में आसानी मिलता है। इनकी रचना में प्रकृति और सुंदरता का मामरिक वर्णन देखने को मिलता है। नागपुरी का अपना ठेठ, नवरस, गंध इसकी कविता एवं गीत में समाहित है। तो चलिए समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट निबंध को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।